विद्यार्थियों, जो एनएम क्लासेस के द्वारा ऐप डाउनलोड हुआ है उसमें कुछ विद्यार्थी ये चाहते हैं कि सर आप हमें डेमो क्लासेस दीजिए। और वैसे तो मेरा मानना यह है कि डेमो क्लासेस से आप कभी फैकल्टी का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके हित में आपको अच्छा लगे इसके लिए डेमो क्लासेस डाली गई हैं। फिजिक्स की भी कुछ श्याम जी सर ने डेमो क्लासेस डाली हैं जो आप चैनल्स पर देख सकते हैं। उन्होंने रे ऑप्टिक्स का कोई टॉपिक्स लिए हैं, उससे आपको एक हल्का सा एक आइडिया हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर जो डेमो क्लासेस है उसमें यह देखना है कि टीचर जो हमें बता रहा है, टीचर और जो हमारी शैली है वो आपस में ट्यूनिंग कर रही है या नहीं कर रही है, वो चीज आप एक बार देखें। इसके अलावा बहुत कुछ डेमो से कभी भी पता नहीं चलता। मैं आप सब लोगों की केमिस्ट्री लूंगा और इसके लिए एक छोटा सा आज एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो आप देखें और आप सब उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से परिचित भी हैं और बहुत सेकंड ग्रेड दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एक ना एक इस पर क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक पर आता है और वो टॉपिक है अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है अफबाऊ नियम। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें, बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण कैसे करना है, कैसे निर्माण करेंगे या कैसे किसी चीज को बनाएंगे। देखिए, अफबाऊ एक जर्मन टर्म होती है जिसका मतलब यह होता है कि आप किसी चीज को कैसे बनाएंगे, कैसे उसका निर्माण करेंगे। अब परमाणु संरचना से इसका क्या लेना देना है? अफबाऊ यह बताने की कोशिश कर रहा है कि परमाणु के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे। जैसे आप भरते हो परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 1s2, 2s2, 2p6, तो आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन भरे कैसे? तो अफबाऊ ये कहता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसका ऊर्जा कम है और बाद में इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा ज्यादा है। आपने कहा 1s2, वो अफबाऊ ये कहना चाह रहा है कि हमने 1s में पहले इलेक्ट्रॉन इसीलिए भरा है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। दुनिया का हर सिस्टम ये चाहता है कि मेरी एनर्जी मिनिमम हो, जितनी एनर्जी मिनिमम होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी ये चाहता है कि पहले मैं उसमें भराई आऊं जहां एनर्जी कम हो, फिर जगह ही नहीं होगी तो फिर ऊपर वाले में आना ही पड़ेगा। तो अफबाऊ एक जर्मन टर्म होती है जिसका मतलब है निर्माण करना या बनाना। और इस नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन हम उसमें भरेंगे जिसका ऊर्जा लेवल कम है और उसके बाद ज्यादा। बुकलेट्स आपको जो दी जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो इसमें पहला क्वेश्चन अफबाऊ नियम पर यही बनता है। अफबाऊ के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? एक ऑप्शन मिलेगा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। तो आप सब लोग इसको लिखें और आप ये मान के चलें कि आज जिस तरह की क्लासेस आपको मिल रही हैं इसी तरीके से मैं आपको पूरा सेकंड ग्रेड और जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में जुड़ेंगे उनको भी इसी तरीके से मैं एक एक चीज लिखाऊंगा। लिखें अपनी कॉपी में। अफबाऊ, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना या बनाना। जिसका अर्थ है निर्माण करना या बनाना। लिख लिया? फिर लिखा। इस नियम के अनुसार, परमाणु में इलेक्ट्रॉन
इस नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। लिख लिया होगा आप सबने, फिर लिखिए। इस नियम में निम्न नियम सम्मिलित हैं। इस नियम में निम्न नियम सम्मिलित हैं। इस नियम में निम्न नियम सम्मिलित हैं। नंबर 1, पाउली का नियम। हाल ही जो ACF 2021 हुआ उसमें पाउली के नियम पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा गया। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी और इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा, यह कथन किसका है? आंसर था पाउली का। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पुराने टाइम पे जब PMT चला करती थी तब पूछा जाता था। किसी कक्षक में शब्दों को पकड़े, ऑर्बिटल्स, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो आंसर जाता था 2 और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसी दिशा में होता था? विपरीत दिशा में होता था। एक बार मैं आपको बता दूं कि पाउली का नियम क्या है, पाउली क्या कहना चाहता है। पाउली ये कहता है कि जैसे किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जैसे कोई परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पाउली ये कहता है कि अगर आप कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर देख लीजिए, उनके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट उसका क्या है? परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, चाहे इसको और इसको उठा लीजिए, इसकी और इसकी तुलना कीजिए, चाहे इसकी और इसकी तुलना कीजिए, चाहे इसकी और इसकी तुलना कीजिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर आप तुलना करेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या नहीं हो सकता? समान नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए, समझाने के लिए मैं आपको इसी बात को कहूं, वो ऐसे कहता है। मान लीजिए इस कक्षक में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक है 1s1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है 1s2। आप सब जानते हैं 1s1 इसकी तुलना nlx से की जाएगी। दोनों में ही मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है। दोनों के लिए ही दिग्गंसी क्वांटम संख्या का मान 0 है। दोनों के लिए ही चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर s का मान +½ है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या होगा? -½ पाउली यही कहना चाह रहा है कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। यह नियम किसका है? पाउली का है। साथ ही साथ पाउली क्या कह रहा है? अगर किसी कक्षक में, यह कक्षक है, किसी कक्षक में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। ध्यान रखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल 2। कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी और उनके इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसी दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से आएगा, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जहां कक्षक शब्द आ जाए, उसका आंसर 2 ही जाएगा।
डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2। पी कक्षक में, पुरानी पीएमटी में कई बार पूछा, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2 और दोनों इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होगी? विपरीत दिशा में होगी। तो पाउली के नियम को अपनी कॉपी में मैं लिखवा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिखें पाउली का नियम। ए पॉइंट देखें, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। वापस बोल रहा हूं, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा या नहीं हो सकता। पहला स्टेटमेंट समझ में आया। दूसरा स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है दूसरे स्टेटमेंट में, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है, वह इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा, वह इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा। समझ में आ गया होगा। यह कहना चाह रहा है कोई भी ऑर्बिटल अगर आपको दे रखा है तो उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन कैसी दिशा में होगी? विपरीत दिशा में होगी। इस पर एक छोटा सा अपनी क्वेश्चन लिख लें कॉपी में, क्योंकि यह क्वेश्चन इस पर बनता है। लिखें अपनी कॉपी में क्वेश्चन, लिखें क्वेश्चन, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आंसर लिखें 2 इलेक्ट्रॉन। लिखा क्वेश्चन, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आंसर लिखें 2 इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, आगे देखें। अब देखें और कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या कहता है? केवल पाउली के नियम अनुसार, केवल लिखना नहीं, समझें, केवल आपको कौन सा नियम अप्लाई करना है? केवल पाउली का नियम, केवल पाउली के नियम अनुसार सही है। पहला, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहां तो एक भरा, कोई बात नहीं। किसी कक्षक में एक तो भर ही सकते हो, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सही है। और उनके इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा, बिल्कुल सही है। ये रहा कक्षक। किसी कक्षक में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा, बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, केवल पाउली का नियम, सामान्य बात नहीं कर रहा, केवल पाउली का नियम। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सही है, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसी दिशा में होगा? विपरीत दिशा में, इसीलिए सही नहीं है। इसीलिए पाउली के नियम अनुसार क्या नहीं है? सही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव बनेगा जो मैंने आपको बता दिया कि साहब पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप कहोगे 2, और इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसी दिशा में होगा? विपरीत। यही इस पर ऑब्जेक्टिव में बनेगा, और कोई नया ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता। या कोई स्टेटमेंट आ जाएगा डायरेक्ट कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट किसका है? पाउली का।
या ऑब्जेक्टिव में किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी और इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा। यह स्टेटमेंट किसका है? पाउली का। ठीक है, अगला चालू करते हैं अपन। नेक्स्ट सेकंड जो रूल है, सेकंड जो है वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड का नियम। हुंड के नियम की बात करें तो हुंड के नियम पर ऑब्जेक्टिव बना है। 2015 की जो सेकंड ग्रेड थी उसमें क्वेश्चन आया। फास्फोरस में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस नियम की पुष्टि करता है। आंसर गया हुंड का नियम। पुरानी मेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जाम होती थी उसमें पूछा जाता था, नाइट्रोजन के अंदर आप 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी पुष्टि कौन सा नियम करता है? तो आप कहोगे हुंड का नियम। ध्यान रखें, हम अब तक अफबाऊ का नियम पढ़ रहे हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाने हैं। सबसे पहला नियम, इसमें 3 नियम आते हैं। पहला नियम हमने पाउली का नियम पढ़ा। दूसरे नंबर का नियम क्या है? हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि अगर कोई उपकोष एक से अधिक कक्षकों से मिलकर बना है, जैसे मैं बात करूं पी उपकोष की, समझने के लिए पी उपकोष। अब आपको पता है पी उपकोष 3 पी कक्षकों से मिलकर बना होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हुंड का नियम क्या कहता है? अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना है तो आप क्या करेंगे? उस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी कक्षकों में समान चक्रण वाला एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। वापिस सुने, हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। कहने का मतलब पी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन है वो सबसे पहले P4 होगा, तब होगा। P1 में इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, P2 में यहां भरोगे, P3 में यहां भरोगे, यानी P3 तक इसमें युग्मित ही रहेंगे। चौथी बार जब युग्मन कब चालू होगा पी उपकोष में? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? P4 होगा। जैसे मैं आपसे कहूं डी उपकोष, आपको पता है डी उपकोष में 5 डी कक्षक है। आप क्या करोगे? पहले D1, D2, D3, D4, D5। कहने का मतलब अगर किसी तत्व का विन्यास D5 तक है तो आप तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करोगे। सबसे पहले डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कहां से चालू होगा? जब विन्यास क्या होगा? D6 होगा। तो वापिस सुने, हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि उपस्थित सभी कक्षकों में समान चक्रण वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर जावे। यही नियम क्या कहलाता है? हुंड का नियम कहलाता है। अब हुंड के नियम पर क्या क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले देखिए हुंड के नियम ने ऐसा क्यों कहा? हुंड का नियम आखिरकार यह क्यों कहता है कि जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू ना करें? इसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं। पहला फायदा क्या है कि अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, जैसे P3 भरा, P1, P2, P3, तो सबसे पहला बात तो हुई कि इलेक्ट्रॉनों का सम्मित भराव हो गया। आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन सम्मित रूप से तीनों में एक एक भर गए। दूसरा फायदा क्या हुआ? अगर मान लीजिए मैं P2 यहां भर देता तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता। अगर मान लीजिए P1 यहां है, P2 यहां है, P3 यहां है, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो बच रहा है। तीसरा फायदा क्या होता है? एक्सचेंज एनर्जी का। आप आगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है, कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, जैसे आपने इस इलेक्ट्रॉन की बात की, तो क्या होता है जो समान चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एक्सचेंज की टेंडेंसी पाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे कर सकता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन 2 बार एक्सचेंज कर सकता है, ये 1 बार एक्सचेंज करेगा। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है और एलिमेंट को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। तो हुंड के नियम बनाने का ये आधार था।
लेकिन आपको इनसे मतलब नहीं है, आप तो डायरेक्ट हुंड के नियम की बात करेंगे कि हुंड के नियम पर क्वेश्चन कैसे बनेगा और क्या आएगा। तो अपनी कॉपी में लिखे हुंड का नियम, लिखे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उपकोष में, उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा, तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में, जब तक कि सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर जावें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर जावें। इसका मतलब यह हुआ कि साहब अगर हम पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो अगर किसी का विन्यास P1 है तो वो इसमें भरा ही आएगा, P2 है तो वो इसमें भरा ही आएगा, P3 है तो तीसरे में भरा ही आएगा। सबसे पहले जो P उपकोष में जो पेयरिंग होगी वो तब होगी जब P का विन्यास P4 आ रहा हो। D के अंदर जो पेयरिंग होगी D1, D2, D3, D4, D5 तक अगर किसी का विन्यास है तो उसमें वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट का विन्यास आ रहा है 3D1 तो उसमें एक अयुग्मित है, 3D2 दो अयुग्मित है, 3D3 तीन अयुग्मित है, 3D4 चार अयुग्मित है, 3D5 पांच अयुग्मित है। और जैसे ही 3D6 आएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू हो जाएगी, एक पेयर है और चार क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए इस पर किस तरीके से एग्जामिनर ने ऑब्जेक्टिव पूछा है वो देखें। आप अपनी कॉपी में लिखें पहला क्वेश्चन, अपनी कॉपी में लिखें पहला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु में, नाइट्रोजन परमाणु में, अपनी कॉपी में लिखें पहला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस नियम की पुष्टि करता है। नाइट्रोजन, वापिस बोल रहा हूं, नाइट्रोजन परमाणु में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस नियम की पुष्टि करता है। तो देखें नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, विन्यास 1s2, 2s2, 2p3, यह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस उपकोष पर हुंड का नियम नहीं लगता, क्योंकि हुंड का नियम की डेफिनेशन ही यह है, यह उन उपकोषों पर लगता है जिनमें एक से अधिक कक्षक होते हैं। आपको पता है एस उपकोष केवल एक ही एस कक्षक से मिलकर बना है, एस उपकोष केवल एक ही एस कक्षक से मिलकर बना है, लेकिन जो पी उपकोष होता है वो तीन पी कक्षकों से मिलकर बना है। 1s2 का मतलब एस में दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 का मतलब एस में दो इलेक्ट्रॉन, 2p3 पी उपकोष तीन पी कक्षकों से मिलकर बना है, p1, p2, p3। तो नाइट्रोजन के अंदर तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस नियम की पुष्टि हुंड का नियम करता है, क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार ही आपने पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं किया। हुंड के नियम के अनुसार कि अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है तो पहले तो आप सभी कक्षकों के अंदर समान चक्रण वाला स्पिन सेम होना चाहिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, युग्मन करेंगे। तो नाइट्रोजन परमाणु के अंदर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस नियम की जो पुष्टि करता है वो कौन सा नियम करता है, आंसर जाएगा हुंड का नियम। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो आपसे पूछा गया सेकंड ग्रेड में, फास्फोरस 15, सेकंड ग्रेड 2015 में यह क्वेश्चन आया कि फास्फोरस 15 में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस नियम की पुष्टि कौन करता है, तो भी आंसर क्या गया, हुंड का नियम। क्योंकि फास्फोरस का विन्यास आप सब जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
एस उपकोष एक एस कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, एस उपकोष में एस कक्षक, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष 3 पी कक्षकों से मिलकर बना, p1, p2, p3, p4, p5, p6, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3, p उपकोष 3 पी कक्षकों से मिलकर बना है। हुंड के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं, पहले एक एक करके तीनों में युग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू करेंगे। यही कारण है फास्फोरस 15 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसकी पुष्टि भी कौन करता है? हुंड का नियम करता है। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बता चुका, पुरानी पीएमटी के अंदर पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ट्रेंड क्वेश्चन का फिक्स होता है, जो चला आ रहा है उसी ट्रेंड पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, नया क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं करता। अब जो नंबर 3 जो नियम है वो आप सबने पढ़ा होगा। अफबाऊ में जो तीसरा नियम आता है वो नियम कहलाता है N+L नियम। N+L नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है कि इस साल भी सेकंड ग्रेड में आया और पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया, ACF में आया, क्वेश्चन आना तय है। N+L नियम तीसरा अफबाऊ के नियम में जो नियम आता है उसे हम कहते हैं N+L नियम। वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं, अफबाऊ का नियम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, किस आप ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरो। अब प्रश्न ये उठा कैसे पता चले? आपने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसमें ऊर्जा कम है, कैसे पता चले किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी कम है? तो उस चीज के बारे में आपको N+L नियम बताता है। हम क्या करेंगे, अगर किसी उपकोष के लिए N+L का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर N+L का मान बढ़ रहा है तो ऊर्जा बढ़ेगी, N+L का मान कम हो रहा है तो ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। यह N+L नियम है। सीधी सी बात है। अफबाऊ क्या कहता है? अफबाऊ ये कहता है कि साहब परमाणु में इलेक्ट्रॉन वहां पहले भरना है जिसकी ऊर्जा कम है, तो आखिरकार पता कैसे चले? तो वो N+L नियम है। N+L नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम है। तो मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम है, और यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान आ जाए तो फिर N को पकड़ा जाता है, जिसके लिए N का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। तो जिन्होंने बोर की स्कीम पढ़ी है या जिन्होंने बोर मॉडल पढ़ा है वो समझ रहे हैं N का मान बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे SPDF जानते हो, S से ज्यादा एनर्जी P की, P से ज्यादा D की, D से ज्यादा F की। L का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। तो N+L का मान बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। सीधी सी बात, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसकी एनर्जी कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसका N+L का मान कम, और अगर किन्हीं दो के लिए N+L का मान समान आने लग जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाएगा जिसके लिए N का मान क्या है? कम है। N का मान कम होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। यही नियम क्या कहलाता है? N+L नियम कहलाता है। तो अपनी कॉपी में लिखें N+L नियम लिखें। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है, उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए N+L का मान कम है। वापिस बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए N+L का मान कम है। फिर लिखें, यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान आए, यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान आए तो इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए n का मान कम है, जिसके लिए n का मान कम है। अब देखिए इस पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो आप देखें। देखिए n l n प्लस l, सबसे पहले मैंने उपकोष रखा 1s 2s 3s, इसको ऐसा कर लेते हैं 2p, ठीक है। इनको देखते हैं, इसके लिए n का मान 1, s उपकोष के लिए l का मान 0, तो अगर आप n प्लस l निकालेंगे तो 1 प्लस 0 बराबर 1, n का मान 2, l का मान 0, 2 प्लस 0 बराबर 2, n का मान 3, l का मान 0, 3 प्लस 0 बराबर 3, n का मान 2, l का मान 1, p उपकोष के लिए 2 प्लस 1 बराबर 3। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? आप बहु क्या कहता है, उसमें भरो जिसकी ऊर्जा कम है। अब साहब ऊर्जा किसकी कम है? जिसके लिए n प्लस एल का मान कम है। तो दिख रहा होगा सबसे कम n प्लस एल का मान 1s का है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की है। आगे समझ, 3s और 2p दोनों के लिए n प्लस एल बराबर आ रहा है, 3 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, 3s और 2p के लिए। अब किसकी एनर्जी कम होगी? तो मैंने कहा जब n प्लस एल का मान बराबर आए तो उसकी एनर्जी कम होती है जिसके लिए n का मान कम है। इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। तो 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की, 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी? 3s की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जो आप इलेक्ट्रॉन भरते हो ये n प्लस एल नियम से भरे जाते हैं। और समझ में आ गया होगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसकी एनर्जी कम है, एनर्जी जिसकी कम होती है उसके लिए n प्लस एल का मान देखते हैं, n प्लस एल का मान कम तो एनर्जी कम। और किन्हीं दो उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान आ जाए तो उसकी एनर्जी कम होती है जिसके लिए n का मान कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें चला जाता है। एक बार इसको उतार लें, फिर अपन आगे बात करते हैं किस तरीके से सेकंड ग्रेड में इस पे क्वेश्चन आया। चले आगे, उतार लिए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबको आता है पढ़ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले भरते हैं 4s2, फिर नंबर आता है 3d10। वापस बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले बढ़ते हैं 4s2 में, फिर आता है नंबर 3d10 में। देख लें एक बार ऐसा क्यों होता है। ये तो है 4s, ये है 3d, n का मान 4, s उपकोष के लिए l का मान 0, इसके लिए n प्लस एल का मान 4, n का मान 3, d उपकोष के लिए l का मान 2, 3 और 2 कितना? 5। इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरोगे? जिसकी ऊर्जा कम है। किसकी ऊर्जा कम होती है? n प्लस एल का मान जिसके लिए कम हो। 4s के लिए n प्लस एल का मान 4 है, 3d के लिए n प्लस एल का मान 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? 4s में, फिर किस कम में आता है? 3d में, क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कैसी होती है? कम होती है। तो 4s2 और देन किसका नंबर आता है? 3d10। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट जो उतार लें, एक बार इसको उतार लें। उतार लिया, ये ऊर्जा क्रम है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखें जो इस पर आया है, लिखें। सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन है, लिखें। n प्लस एल बराबर 5, n प्लस एल बराबर 5, 5s 4p व 3d। n प्लस एल बराबर 5, 5s 4p व 3d के लिए मान है। n प्लस एल बराबर 5, 5s 4p व 3d के लिए होता है। ऐसा कर लें, इजी लैंग्वेज में लिख लें। n प्लस एल बराबर 5, 5s 4p व 3d के लिए होता है। तो इनकी ऊर्जा का क्रम होगा, तो इनकी ऊर्जा का क्रम होगा। यह कह रहा है 5s के लिए भी n प्लस एल 5 है, 4p के लिए भी n प्लस एल 5 है, और 3d के लिए भी n प्लस एल कितना है, 5 है। 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 प्लस 0 5। अब ये कह रहा है कि साहब बताओ ऊर्जा किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। अभी भी कहा अगर n प्लस एल का मान समान आए तीनों के लिए तो फिर n को पकड़ लें। जिसके लिए n कम, 3 कम है, उसकी एनर्जी भी कम है। यानी सबसे कम एनर्जी 3d की है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी 4p की है, और उससे ज़्यादा एनर्जी 5s की है। इसीलिए आप पहले इलेक्ट्रॉन 3d में भरोगे, उसके बाद 4p में भरोगे, और उसके बाद 5s में भरोगे। पहले इलेक्ट्रॉन 3d में नंबर आएगा, फिर उसके बाद 4p में, फिर 5s में। इस पर इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, n प्लस एल के मान निकालना पहले। जिसके लिए कम उसकी एनर्जी कम, जिसके लिए ज़्यादा उसकी ज़्यादा। क्योंकि दो के लिए बराबर आ जाए तो फिर n पर आ जाना। n का मान कम तो एनर्जी भी कम, n का मान ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आज का डेमो आपको पसंद आया होगा। वैसे मैं डेमो पर कम बिलीव करता हूँ, और मैं स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि डेमो से कभी पता नहीं लगता टीचर्स का कि आने वाले चैप्टर्स में वो क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैंने डेमो डाला है। फिजिक्स में भी श्याम जी सर का एक डेमो आपको मिलेगा ऐप पर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐप को देखें, लोगों को उसके बारे में बताएं। NM क्लासेस ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स है, ज़्यादा बड़ा ऐड नहीं कर सकते, बस ये है कि स्टूडेंट्स का प्यार है और उसी से ही बच्चे इकट्ठे होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं हमारी क्लासेस के बारे में। थैंक यू। उम्मीद है 26 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप जुड़ें और क्लासेस को घर से ही देखें।